आज के हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण के एक नए विषय जिसका नाम है वाक्य। तो वाक्य जिसे हम अंग्रेजी में सेंटेंस भी कहते हैं, उड़िया में वाक्य कहते हैं। तो वाक्य का अर्थ क्या है? वाक्य शब्दों का व्यवस्थित रूप जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। तो वाक्य क्या होता है? वाक्य की परिभाषा क्या है? शब्दों का व्यवस्थित रूप, अर्थात शब्दों के व्यवस्थित समूह जिससे कोई अर्थ निकलता हो। अगर शब्दों का समूह खाली किया जाए जिसमें से कोई अर्थ ना निकले तो उसे वाक्य नहीं कहा जाता। तो शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य, हिंदी में एक सामान्य वाक्य में पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आता है, उसके बाद दूसरे शब्द आते हैं। तो मुख्यतः ये वाक्य के अंग माने गए हैं। क्रिया नहीं, कर्ता, कर्म और फिर क्रिया। कर्ता दो या दो से अधिक पदों का सार्थक समूह जिसका पूरा अर्थ निकलता है वाक्य कहते हैं। वाक्य हमेशा दो से ज़्यादा शब्द का होता है और वो उन दोनों शब्दों का मेल से अगर अर्थ पूरा निकलता हो तो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे कि सत्य की विजय होती है। यह एक वाक्य है क्योंकि इससे एक अर्थ निकलता है। अगर हम कहें सत्य विजय होती तो इससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। यहाँ पर दो से ज़्यादा शब्द हैं मगर इसमें से कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए सत्य विजय होती यह वाक्य नहीं है। लेकिन सत्य की विजय होती है, इससे एक पूरा अर्थ निकलता है, इसलिए वह वाक्य है। शब्दों के ऐसे समूह जिसका अर्थ तो निकलता है किंतु पूरा अर्थ नहीं, तो उसे वाक्यांश कहते हैं। जैसे कि दरवाजे पर, कोने में, वृक्ष के नीचे, इससे कुछ अर्थ निकलता है लेकिन इन शब्द समूह से पूरा अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए इसे हम लोग वाक्यांश कहते हैं। तो अब आते हैं वाक्य के कितने भेद होते हैं। कर्ता, जैसे कि मैं पहले बोल रही थी कि हमारे जो हिंदी वाक्य होते हैं उसके गठन किस तरह के होते हैं। सबसे पहले कर्ता रहता है, फिर कर्म रहता है, फिर क्रिया रहता है, उसके बाद दूसरे शब्द रहते हैं। तो कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य को दो भाग में बांटा गया है। उसके दो भेद होते हैं। जैसे कि जो वाक्य में जो क्रिया को संपादन कर रहा है या फिर जिसके बारे में कहा जा रहा है उसे उद्देश्य कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में हम सब्जेक्ट कहते हैं। और वाक्य के जो उद्देश्य के अलावा और बाकी जो सारे शब्द रहे उसे विधेय कहा जाता है या फिर अंग्रेजी में उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जिसके बारे में बात किए जाए उसे उद्देश्य और जो बात की जा रही है उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण के लिए मोहन प्रयाग में रहता है। यहाँ पर मोहन के बारे में बात किया जा रहा है इसलिए मोहन उद्देश्य है, और प्रयाग में रहता है ये बात मोहन के बारे में कहा जा रहा है इसीलिए प्रयाग में रहता है विधेय है। अब आते हैं वाक्य के भेद कितने होते हैं और प्रकार कितने होते हैं। तो वाक्य के भेद दो तरह से किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। लेकिन हमारे हिंदी पुस्तक में अर्थ के आधार पर वाक्य को आलोचना की गई है, इसीलिए हम आज अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों को आलोचना करेंगे। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। वो 8 भेद क्या क्या है? विधानवाचक वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। अब आते हैं एक एक करके इन वाक्यों के बारे में थोड़े से और ज़्यादा आलोचना करते हैं। तो पहला जो है विधान सूचक वाक्य। विधान सूचक वाक्य क्या होता है, जिसे हम अंग्रेजी में स्टेटमेंट या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो वो है विधानवाचक या फिर विधानवाचक सूचक वाक्य। यह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी प्राप्ति होती है
प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे भारत एक देश है, इस वाक्य से हम भारत के बारे में कुछ जानकारी पा रहे हैं। राम के पिता का नाम दशरथ है, दशरथ अयोध्या के राजा हैं। ये सारे वाक्य विधान सूचक वाक्य हैं, जिससे किसी एक इन्फॉर्मेशन या फिर किसी सूचना की किसी के बारे में हमें कुछ सूचना मिल रही है, तो उसे हम कहते हैं विधानवाचक सूचक वाक्य। फिर जो दूसरा भेद आता है हम लोग का वाक्य का, वो है निषेधवाचक वाक्य अर्थात नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें नहीं का प्रयोग किया जाता है। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया। तो यहाँ पर नहीं नेगेटिव सेंटेंस है, नहीं शब्द का प्रयोग वाक्य के अंदर क्रिया से पहले प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ये निषेधवाचक वाक्य है। फिर दूसरा और तीसरा भेद आता है वाक्य का प्रश्न सूचक वाक्य। जिन वाक्यों से किसी प्रकार के प्रश्न किया जाता है वह प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, भारत क्या है, राम के पिता कौन थे, दशरथ कहाँ के राजा थे। ये सारे वाक्यों से किसी को प्रश्न किया जा रहा है, तो ये इसीलिए ये सब प्रश्नवाचक वाक्य हैं। अब चौथा भेद आता है आज्ञावाचक वाक्य, जिसे हम किसी को आज्ञा देते हैं, जिसमें जब इन वाक्यों में उद्देश्य मतलब लिखते समय या फिर कहते समय वहाँ पर उद्देश्य छिपा हुआ होता है, जिसके हमें समझना पड़ता है। यह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार के आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना किया जाता है, यह विधि सूचक वाक्य या फिर आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। जैसे उदाहरण, बैठो। बैठो किसे कहा जा रहा है, सामने वालों को कहा जा रहा है। बैठो यहाँ पर एक आज्ञा देने वाली वाक्य है, इसलिए ये आज्ञावाचक वाक्य है। बैठो, बैठिए, कृपया बैठ जाइए, शांत रहो, कृपया शांत रहो, ये सारे वाक्य आज्ञावाचक वाक्य है। फिर वाक्य का पांचवा भेद है विस्मयवाचक वाक्य। यह वाक्य जिससे किसी प्रकार की गहरी अनुभूति का प्रदर्शन किया जाता है या फिर किसी प्रकार के भाव का प्रदर्शन किया जाता है, यह विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों को जो हम भाव का प्रकाश करने के बाद उसके बाद एक विस्मय सूचक चिन्ह लगाते हैं। उदाहरण, कितना सुंदर उपवन है, ओहो कितनी ठंडी रात है, बल्ले हम जीत गए। ये सारे वाक्य विस्मयवाचक वाक्य हैं। फिर अब आते हैं छठी भेद हमारा वाक्य का इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी इच्छा या आकांक्षा या आशीर्वाद, अभिशाप आदि देने का सूचना होती है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। यहाँ पर हमारे इच्छा है कि भगवान आपको लंबी आयु दे, तो यहाँ पर इच्छा पूर्ति के कारण यह वाक्य कहा गया है, इसलिए यह इच्छावाचक वाक्य है। नववर्ष मंगलमय हो, हम किसी को शुभकामनाएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अभिशाप देते हैं या फिर हमारी कुछ इच्छा है, तो ये सारे वाक्य इच्छावाचक वाक्य हैं। फिर सातवां भेद आता है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी संकेत का बोध होता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, राम का मकान उधर है, सोनू इधर रहता है। तो ये सारे उदाहरण संकेतवाचक वाक्यों के हैं। अंतिम भेद वाक्य का संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में संदेह का बोध होता है उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण, क्या वह यहाँ आ गया, मतलब यहाँ पर स्पष्ट नहीं है, अर्थ स्पष्ट नहीं है कि वह यहाँ आया है या नहीं आया है। तो जहाँ पर संदेह रहता है, जिन वाक्यों में कुछ संदेह का सूचना रहती है, तो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। क्या उसने काम कर लिया, तो ये भी एक संदेहवाचक वाक्य है। तो बच्चों, आज हम वाक्य के भेदों के बारे में, उसके परिभाषा के बारे में और उसके भेद और परिभाषा के बारे में आलोचना किए। तो ये सब आप फिर से
ठीक से पढ़िएगा। तो मैं फिर से आपको याद करा दे रही हूँ कि वाक्य की परिभाषा क्या है। शब्द की व्यवस्थित रूप से जिससे मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। एक सामान्य वाक्य में क्रमशः कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। याद रखेंगे कि हमारे हिंदी वाक्यों की रचना में सबसे पहले कर्ता रहता है, फिर कर्म रहता है, फिर क्रिया रहता है, जो कि अंग्रेजी वाक्य की से थोड़ा अलग है। अंग्रेजी वाक्य में पहले कर्ता रहता है, फिर उसके बाद क्रिया रहता है, उसके बाद कर्म रहता है, लेकिन हिंदी वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया रहते हैं। और कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के दो भेद होते हैं, जिसे या फिर उसके दो भाग किए गए हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। उद्देश्य अंग्रेजी में उसे सब्जेक्ट, विधेय उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जिसके बारे में कहा जा रहा है वो सब्जेक्ट है या फिर उद्देश्य है, और जो कहा जा रहा है वो विधेय है या फिर प्रेडिकेट है। फिर वाक्य के भेद दो प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। हम आज इस वीडियो में सिर्फ अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद के आलोचना किए हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। तो ये थे आज के हमारे वीडियो। आज के लिए गृह कार्य कुछ इस तरह के हैं, आप लोग इसको ज़रूर कीजिएगा। जैसे कि पहला है वाक्य की परिभाषा क्या है, दूसरा नंबर है कर्ता और क्रिया के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं और क्या क्या, उद्देश्य किसे कहते हैं और विधेय किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं और क्या क्या, उसे लिखिए। तो ये थे आज के ये वीडियो हमारे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।